हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है एंड मैं आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज के थ्रू यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता रहा हूँ। इसके पहले एक लेक्चर आया था जिसमें यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स है, जो यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है, जनरल असेंबली हो गया, सेक्रेटेरिएट हो गया, उसका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, ट्रस्टीशिप काउंसिल हो गया, इकोसॉक हो गया, इस बारे में हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया था। अब बात आती है कि यूनाइटेड नेशन के कुछ प्रोग्राम्स और उसके कुछ फंड्स चलते हैं, उसके कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज होती हैं, उससे रिलेटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है वो, और इंडिया और यूनाइटेड नेशन का क्या रिलेशन है, या इंडिया के कौन लोग हैं जो यूनाइटेड नेशन में रिप्रेजेंट कर चुके हैं बड़े बड़े लेवल पे, वो हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है आपका यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन का जो पार्ट 2 है। उसमें हम लोग जो सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन देखने वाले हैं उसके अंदर में, यूनाइटेड नेशन के अंदर में, वो है यूनिसेफ। यूनिसेफ का अगर आप मतलब थोड़ा एक्सपांशन देखें तो ये है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, जिसको यूनिसेफ कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि फंड्स एंड प्रोग्राम, तो ये एक एक्चुअली फंड टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें देखिए, ये एक्चुअली यूनिसेफ एक यूनाइटेड नेशन का पहले पार्ट नहीं था, लेकिन 1953 में यूनिसेफ को यूनाइटेड नेशन में एक परमानेंट पार्ट बना दिया गया। मतलब जो परमानेंट एक बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशन के अंदर रहेगा, वो आपका यूनिसेफ बन गया 1953 में, और इसका एक हेडक्वार्टर बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर जो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है वही है आपका यूएसए का न्यूयॉर्क सिटी, इसमें इसका हेडक्वार्टर है। यूनिसेफ का एक्चुअली पहले जो फुल फॉर्म था, जो बाद में शॉर्ट करके यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड हो गया, उसका पहले फुल फॉर्म था यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। जो आप देख पा रहे होंगे इमरजेंसी फंड, जो यूनिसेफ का एक्चुअल है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। तो ये टोटल था, उसको शॉर्ट फॉर्म में यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड कहा जाता है। यूनिसेफ का काम क्या है, ये अगर हम लोग देखें तो यूनाइटेड नेशन जो चिल्ड्रंस फंड है, इसका मेन काम क्या है, चिल्ड्रन को और जो मदर्स हैं उनको, कहाँ के, डेवलपिंग कंट्रीज के, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज के अगर आप चिल्ड्रन की बात करें और मदर की बात करें, तो इनके लिए ये काम करता है यूनिसेफ। क्या क्या काम करता है, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम ये देखते हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो सैनिटेशन की, प्रॉपर सैनिटेशन की व्यवस्था है कि नहीं, ये इन लोग सुनिश्चित करते हैं। जो हेल्थ सर्विस है, क्या वो इम्प्रूव्ड है, मतलब इम्प्रूव हो रहा है, इम्प्रूव्ड हेल्थ सर्विस की तरफ उन लोग अपना रुझान रखते हैं। उन लोग इस चीज पे फोकस करते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर है कि नहीं, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ उन लोग ध्यान देते हैं। और उसके बाद वाटर अवेलेबिलिटी के लिए भी उन लोग जोर लगाते हैं, वाटर अवेलेबिलिटी होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात एजुकेशन के लिए। तो ये सारे जो फैक्टर हैं, ये फैक्टर यूनिसेफ का मेन एरिया है जिसपे वो काम करते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज चिल्ड्रन और मदर के लिए मेनली काम करते हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये हर साल लगभग अपना एक रिपोर्ट जारी करती है, पूरे वर्ल्ड में जो इनका सर्वे रहता है उस हिसाब से अपना एक रिपोर्ट जारी करती है। उस रिपोर्ट का नाम रहता है द स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स चिल्ड्रन रिपोर्ट। तो इस नाम से आता है ये रिपोर्ट जो यूनिसेफ हर साल जारी करती है। और आपको मैं ये भी बता देता हूं कि 1965 में यूनिसेफ जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसको नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। जो नोबेल पीस प्राइज है वो 1965 में इस ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेफ को मिला था फॉर प्रमोशन ऑफ ब्रदरहुड। ठीक है, मतलब भाईचारा को बढ़ावा देने के लिए ये इनको नोबेल प्राइज मिला था, ब्रदरहुड। तो यूनिसेफ के बारे में इतना पढ़ना काफी है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आते हैं, वो है आपका यूएनडीपी। यूएनडीपी भी एक, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग अभी फंड्स एंड प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं जो यूनाइटेड नेशन के अंदर है। तो अभी हम लोगों ने एक फंड देखा, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। ये एक प्रोग्राम है, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम।
यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके ये भी लगभग 1965 में ये स्टैब्लिश हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क यूएसए है। ओके उसके बाद अगर हम लोग और आगे आए तो इसका मेन काम क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, नाम में देखिए डेवलपमेंट छुपा हुआ है। तो मेनली इसका जो पर्पस है वो असिस्ट करना होता है। असिस्ट मतलब किसी को मदद करने के लिए, मदद करना, बेसिकली असिस्ट करना। टेक्निकल एरिया में अगर बात करना है तो, या अगर उनको प्री इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर कोई देश इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो प्री इन्वेस्टमेंट अगर कॉपरेशन चाहिए होता है तो उस मदद, उस पर्पस के लिए ये असिस्ट करने का काम करते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये भी हर साल अपना एक रिपोर्ट जारी करते हैं जिसको बोला जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो आप HDR के नाम से सुनते होंगे। रैंकिंग बनती है देशों की अलग अलग, HDR रैंकिंग, ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी होता है हर साल यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की। और बेसिकली आपको मैंने जैसे बताया कि ये एक्सपर्ट असिस्टेंस देने का काम करते हैं और ट्रेनिंग देने का भी काम करते हैं जो लोकल पर्सनल्स होते हैं उनको। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट उसमें आते हैं, प्रोग्राम में आते हैं, वो है आपका यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये बेसिकली एनवायरनमेंट के ऊपर है ये प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन का एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका जो हेडक्वार्टर है वो ध्यान रखने वाली बात है, हेडक्वार्टर इसका केनिया में है। केनिया देश में नैरोबी जो जगह है, नैरोबी केनिया में ये मौजूद है। ये 1972 में बना इस्टेब्लिश हुआ था और 5 जून को 1972 में इस्टेब्लिश हुआ था और इसी वजह से 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी मनाया जाता है। इसी वजह से यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम उस दिन इस्टेब्लिश हुआ था। और कई चीजें ऐसी हैं जो ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम कर चुका है, जैसे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और जो WMO है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये मिलके एक पैनल बनाई थी जिसको बोलते हैं इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के ऊपर ये एक अच्छा खासा बड़ा सा पैनल था और इसको बोलते हैं IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, जो 1988 में बना था। और इस संस्था का जो मेन काम वो ये है कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना और उसको कंजर्व करने की कोशिश करना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट अपने उसमें आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो है आपका UNFPA। ये इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज। देखिए ये भी एक फंड है, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी। पॉपुलेशन एक्टिविटी, तो ये नाम से ही आपको इसका वर्किंग समझ में आ रहा होगा कि किस दिशा में काम कर रहा होगा। मतलब कि ये एक्चुअली इसका जो एम है ना इस संस्था का, वो ये एक एम ये है कि कैपेसिटी बिल्ड करना, क्योंकि देखिए पॉपुलेशन तो बढ़ता जा रहा है, तो कैपेसिटी बिल्ड करना ताकि जो ये पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसको हम लोग रिस्पॉन्ड कर पाए। क्योंकि इस बड़े पॉपुलेशन के, बढ़ते पॉपुलेशन में जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं वो फिक्स्ड होते हैं, तो उस फिक्स्ड रिसोर्सेस को अगर पॉपुलेशन बढ़ते जाएगी तो लोगों में खींचातानी होगा, तो कैपेसिटी को उस हिसाब से बिल्ड करना जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ये इसका मेन एम है। और फैमिली प्लानिंग पे ये ध्यान देता है क्योंकि पॉपुलेशन एक्टिविटी पे इसका मेन फोकस है, तो फैमिली प्लानिंग पे ये काम करता है डेवलपिंग कंट्रीज में। जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं उसमें फैमिली प्लानिंग के लिए ये मदद करता है। और ये भी अपना एक रिपोर्ट जारी करता है हर साल, उसका नाम होता है द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन रिपोर्ट। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन रिपोर्ट। तो होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट उसमें आते हैं, वो है आपका यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसको UNCTAD कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ओके, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये एक्चुअली देखिए नाम में ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस लिए बना हुआ है। तो 1964 में ये स्टैब्लिश हुआ था, 1964 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा। जिनेवा
स्विट्जरलैंड में आता है, ये स्विट्जरलैंड में है ये जिनेवा, और यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। और ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, बेसिकली इसका एम क्या है कि आपकी जो देश की करंट पॉलिसी है, डेवलपमेंट है, उसको शेप करना, कि आप जो यूज कर रहे हैं मतलब ट्रेड के लिए, डेवलपमेंट के लिए उस करंट पॉलिसी को शेप में लाना, ये इसका मेन एम रहता है। ये इंश्योर करते हैं कि आपका जो डोमेस्टिक पॉलिसी है और जो इंटरनेशनल एक्शन है, जो आप एक देश दूसरे देश के साथ इंटरनेशनल कोई एक्शन करता है, कोई कॉपरेशन करता है, वो एक म्यूचुअली सपोर्टिव हो, मतलब कि आपकी जो अंदर की पॉलिसी है और जो बाहर से आप कॉपरेशन कर रहे हैं वो म्यूचुअली सपोर्टिव हो। ऐसा नहीं हो कि यहां अलग चल रहा है और आप इंटरनेशनली अलग कुछ बोल रहे हैं। तो और अल्टीमेटली इसका जो मेन एम है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। सस्टेनेबल शब्द का मतलब ये है कि अभी हम लोग कुछ रखे हुए हैं और उसके बाद हम लोग मतलब देखिए जो रिसोर्सेज अभी हमारे पास मौजूद है, एक तो तरीका यह है कि हम उसका खनन करते जाएं और फिर बाद में हमारे पास कुछ ना बचे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये बोलता है कि डेवलपमेंट हो, लेकिन ये कुछ जो है वो हम लोग फ्यूचर के लिए भी बचा के रखे रहे, मतलब धीरे धीरे हम लोग सस्टेन करते रहे। सस्टेन का मतलब ही इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो बेसिकली इसका जो इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो यूएनसीटीएडीए का है, उसका 3 मेन फंक्शन है। एक तो एक फोरम बनाना ताकि जो गवर्नमेंट है, इंटर गवर्नमेंट, वो आपस में डिस्कस कर पाए, एक्सपीरियंस शेयर कर पाए। उसके बाद इसका दूसरा जो मेन एम है वो रिसर्च करवाना है। रिसर्च करवाना किस बारे में? पॉलिसी एनालिसिस के बारे में, डेटा कलेक्शन और भी बहुत सारी चीजें, अलग अलग चीजों के पे ये रिसर्च कराती है ताकि ट्रेड एंड डेवलपमेंट अच्छा हो सके। और तीसरा इसका मेन जो काम है वो है टेक्निकल असिस्टेंस देना। टेक्निकल असिस्टेंस देना किनको देगा? तो ये डेवलपिंग कंट्रीज को टेक्निकल असिस्टेंस देगा, जो उनको टेक्निकली मदद की जरूरत है। तो और ये एक रिपोर्ट जारी करते हैं, उस रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। ठीक है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। और यही एक्चुअली ये रिपोर्ट है जो लेटेस्ट ट्रेंड बताता है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है एफडीआई, उसमें अभी क्या लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड के बारे में वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के बारे से हमको पता चल जाता है। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, वो है आपका वर्ल्ड बैंक ग्रुप। अब हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? स्पेशलाइज्ड एजेंसी, मतलब यूनाइटेड नेशन की जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं उनके बारे में हम लोग अब डील करेंगे। तो उनमें से एक जो सबसे पहला है वो है आपका वर्ल्ड बैंक ग्रुप। फिर हम लोग इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं, और फिर हम लोग आगे रिलेटेड और एजेंसीज के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग अभी यूनाइटेड नेशन की जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो उसमें हम लोग सबसे पहले वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में देखते हैं। देखिए, वर्ल्ड बैंक के बारे में आपको क्या पता होगा? वर्ल्ड बैंक नाम से जो जनरली जो डीप में नहीं जानता वो ये सोचेगा वर्ल्ड बैंक एक बैंक है और यहाँ से लोग बड़े बड़े देश जो है पैसे निकालते हैं, लोन में लेते हैं और बाद में उनको इंटरेस्ट देते रहते हैं। तो वर्ल्ड बैंक ये एक्चुअली एक ग्रुप है, कोई एक कहीं का बैंक नहीं है। वर्ल्ड बैंक एक ग्रुप है और ये एक्चुअली 5 अलग अलग छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन से मिलके बनता है। मैं उसको आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनाने का मिशन क्या था। इसका जो मिशन है वो ये है कि वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी ये हो पाए। तो वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी इसका जो मेन मिशन है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का वो ये है। ये एक्चुअली पहले अगर आप देखें तो सबसे मेन 2 यूनिक एक इंस्टीट्यूशन है, इससे मिलके बनता है। ये आपको यहां पे भी दिख रहा होगा, आईबीआरडी और आईडीए। आईबीआरडी का फुल फॉर्म अगर आपको मैं बताऊं तो ये है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। नाम से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये किस चीज के लिए होगा, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। उसके बाद अगर मैं आपको दूसरा, अभी क्योंकि हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करेंगे आईबीआरडी क्या है, मैं आपको सिर्फ अभी पहले वर्ल्ड बैंक ग्रुप के 5 जो इंस्टीट्यूशन जिससे मिलकर वर्ल्ड बैंक बनता है वो मैं आपको नाम बता रहा हूं। तो उसमें सबसे पहला है आईबीआरडी, दूसरा जो इसमें है वो है आपका आईडीए। ठीक है, आईडीए जो यहां पे आपको दिख रहा होगा, इसका फुल फॉर्म है आपका इंटरनेशनल डेवलपमेंट
एसोसिएशन। तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन ये एक संस्था है जो इसके साथ जुड़ी हुई है। तीसरा इसमें जो जुड़ा हुआ है वो है आपका आईएफसी। आईएफसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंस कमीशन। इंटरनेशनल फाइनेंस कमीशन इसका फुल फॉर्म है। चौथा हम लोग देखते हैं वो है आपका एमआईजीए। मिगा इसका फुल फॉर्म है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ठीक है, तो ये मल्टीलेटरल का मतलब होता है मल्टी गवर्नमेंट, मतलब बड़े बड़े जो अलग अलग मल्टी लेवल पे गवर्नमेंट काम करते हैं उनकी बात कर रही है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो ICSID ICSID है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। मतलब नाम से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि देखिए ये इंटरनेशनल सेंटर है फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, मतलब कहीं इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट हो रहा होगा तो उसको सेटलमेंट के लिए ये बैंक काम आती है। तो देखिए ये 5 जो संस्था है इनको मिला के वर्ल्ड बैंक का जो ग्रुप है वो बनता है। इसके बाद हम लोग इसमें वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा सा और 2-3 लाइन देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक जो है इसमें कंट्रीज का शेयर होता है। जैसे आपने अलग अलग संस्था देखी उसमें कंट्रीज अपना अपना कुछ मनी है वो शेयर मतलब उसमें देते हैं और उनका शेयर रहता है। इसमें सबसे बड़ा शेयर है वो यूएसए का है, वो लगभग इसमें 16.89% जो शेयर है वो यूएसए लेता है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो है आपका जापान। जापान का जो शेयर है वो 7.27% है। और थर्ड में आता है आपका चाइना। चाइना का जो शेयर है वो 4.68% है। और 7वें नंबर पे हम लोग आते हैं इंडिया पे, तो इंडिया का जो शेयर है वो 3.07% है। तो ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप में जो कंट्रीज अपना शेयर देती हैं, जो शेयर रखती हैं, वो आपको मैंने बताया। इसके बाद हम लोग सबसे पहले वर्ल्ड बैंक ग्रुप में ही आते हैं और हम लोग सबसे पहले जो संस्था के बारे में बात करते हैं वो है आपका आईबीआरडी। जैसे मैंने आपको अभी फुल फॉर्म बताया, आईबीआरडी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। एक्चुअली क्या हुआ था जब आईएमएफ आ रहा था, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, तब इसका भी आइडिया आया कि आईबीआरडी भी आना चाहिए। और ये कब की बात है मैं आपको बताता हूँ। 1944 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, वो कॉन्फ्रेंस हुआ था ब्रेटन वुड में। इसीलिए इसको और ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस कहा जाता है इस कॉन्फ्रेंस को। और इस कॉन्फ्रेंस में 2 आइडिया खुल के बाहर आया था कि एक इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड होना चाहिए और एक इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट होना चाहिए। तो इसीलिए इसको ब्रेटन वुड ट्विंस भी कहा जाता है, क्योंकि ट्विंस की तरह दोनों वहां पे डॉटर निकली थी। ये जो बैंक है, जैसे ये बोल रहा है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, तो ये जो बैंक है ये किसी पर्टिकुलर पूरे सारे देश के लिए काम नहीं करती। ये मेन काम करती है मिडिल इनकम नेशन, जो देश होते हैं मिडिल, जिनके जो देश ऐसे हैं जिनकी जो इनकम है वो बहुत ज्यादा नहीं है, पर कैपिटा इनकम वो बहुत मतलब मिडिल इनकम टाइप का है, मिडिल इनकम नेशन। और जो ऐसे पुअर नेशन है जो क्रेडिट वर्दी है, मतलब कि कोई क्रेडिट देगा तो वो बेचारे सरवाइव कर पाएंगे, तो क्रेडिट जो वर्दी नेशंस होते हैं उनके लिए ये काम करता है, ये जो संस्था है। और इनको कैसे काम करता है, इनको लोन्स देता है वो, क्योंकि ऐसे तो पैसा बांटेगा नहीं, तो लोन देता है जो कि वो कंट्रीज क्या होते हैं 20 साल तक रीपे कर सकते हैं। और इवन उसमें 5 साल का ग्रेस पीरियड भी रहता है कि 5 साल चलो ऊपर नीचे अपन कर सकते हैं, तो ग्रेस पीरियड भी रहता है। तो इतना वो लोन वो दे सकते हैं वहां पे कंट्रीज में। ये क्यों करते हैं ऐसा, आईबीआरडी क्यों करती है, क्योंकि इनको प्रमोट करना है सस्टेनेबल ग्रोथ को। जो मैंने आपको बताया कि हम अभी के रिसोर्सेज को बचा बचा के सस्टेन कर पाए, तो सस्टेनेबल ग्रोथ को ये प्रमोट करना चाहते हैं, इस वजह से ये ऐसा काम करते हैं। दूसरा, इक्विटेबल जो वेल्थ है वगैरह वो इक्विटेबल शेयर हो सके,
इक्वली सबको बढ़ सके, उसके लिए भी ये उसको भी प्रमोट करते हैं इक्विटेबल। ये कोशिश करते हैं कि जो ग्रोथ हो देश का वो जॉब क्रिएशन के तौर पे हो, मतलब कि जो ऐसा ग्रोथ हो देश का कि वो जॉब क्रिएशन भी कर पाए, क्योंकि अल्टीमेटली तो लोग पैसे अपने जॉब से ही कमा पाएंगे तो जॉब क्रिएशन हो पाए। और चौथा इसका ये भी है कि मेन जो वर्ल्ड बैंक का मेन एम है कि रिड्यूस पोवर्टी, पोवर्टी को कम करना इसका मेन उद्देश्य है। इसका जो हेड क्वार्टर अगर अपन देखें तो हेड क्वार्टर इसका यूएसए में ही है, वॉशिंगटन डीसी में इसका हेड क्वार्टर है। इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन के तरफ आते हैं, और नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग देखते हैं वो है आपका सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन आईडीए, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आईडीए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन अगर आप देखें तो ये बेसिकली 1960 में ये स्टैब्लिश हुआ था, और इनका जो मेन काम है वो ये है, जैसे वो आईबीआरडी था पुअर मिडिल इनकम नेशन के तरफ काम करते थे, ये पुअरेस्ट नेशन के तरफ काम करते हैं, जो बहुत ज्यादा गरीब नेशन है उनके लिए आईडीए जो संस्था है वो काम करती है। मेनली पॉवर्टी रिड्यूस करना रहता है, और पुअरेस्ट नेशन की अगर बात करें तो टोटल वर्ल्ड में 79 कंट्रीज को पुअरेस्ट कंट्रीज घोषित किया गया है, जिसमें से 39 तो अफ्रीका के अंदर ही मौजूद हैं। ये कैसे काम करता है ये भी आपको उनको लोन जो जैसे क्रेडिट्स है, लोन है, वो प्रोवाइड करता है, लेकिन ये इंटरेस्ट फ्री करता है। बेचारे पुअरेस्ट नेशन से उन लोग क्या इंटरेस्ट लेंगे, तो इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट प्रोवाइड करता है। और इनका जो टर्म रहता है वो 20 साल, जैसे उसमें हम लोगों ने 20 साल देखा, इसमें 35 से 40 साल तक के लिए उन लोगों को पैसा दे दिया जाता है, प्लस 10 साल का ग्रेस पीरियड भी रहता है। इतने टाइम तक उनको वो इंटरेस्ट फ्री पैसा दिया जाता है, और कई जगह तो ग्रांट्स भी दिए जाते हैं, मतलब कि ऐसे ऐसे जो प्रोग्राम, ऐसे कुछ प्रोग्राम अगर कहीं पे चल रहे हैं जो बूस्ट करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को अगर वो बूस्ट कर रहे हैं, अगर इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं तो, और अगर वो पीपल के जो लिविंग कंडीशन है, जो उन लोग का लाइफस्टाइल है, लिविंग कंडीशन है, उसमें अगर वो सुधार लाने की कोशिश करते हैं तो ऐसे प्रोग्राम्स को ग्रांट दिया जाता है। ग्रांट का मतलब यह है कि पैसा देना लेकिन उसको वापस ना मांगना, दैट इज कॉल्ड ग्रांट, ग्रांट में दे दिया गया। तो ऐसा भी ये कुछ प्रोग्राम्स में करता है जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। अगर आप देखें तो आईबीआरडी के जो स्टाफ हैं, जो जैसे जो लोग काम करते हैं, और आईडीए के जो स्टाफ है वो सेम है, मतलब एक ही इंसान आईबीआरडी में भी काम करता है, एक ही इंसान आईडीए में भी काम करता है, सेम स्टाफ, सेम हेडक्वार्टर, सब कुछ सेम रहता है दोनों का। और ये एक्चुअली अगर आप इसको बोलें, आईडीए को एक सिंगल लार्जेस्ट सोर्स है ये डोनर फंड्स का फॉर बेसिक सोशल सर्विस इन पुअर कंट्रीज। पुअर कंट्रीज में बेसिक सोशल सर्विस के लिए ये एक लार्जेस्ट सोर्स है डोनर फंड्स का। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अपने वर्ल्ड बैंक के नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है इसका इंटरनेशनल फाइनेंस कमीशन, आईएफसी। आईएफसी जो है आपका इंटरनेशनल फाइनेंस कमीशन, वो 1955 में एस्टेब्लिश हुआ था, और ये लगभग 1956 में इफेक्टिव हो चुका था इंटरनेशनल फाइनेंस जो कमीशन है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी वॉशिंगटन डीसी में ही है। ये एक्चुअली एक जैसे इंटरनेशनल फाइनेंस कमीशन है, ये एक्चुअली एक बोल सकते हैं कि एक डेवलपमेंट बैंक है, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक, मतलब मल्टी लेवल पे जो गवर्नमेंट काम करती है उसके लिए मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है। और ये बोल सकते हैं इसको कि एक प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी यही है, एक प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये, प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसका एक खास बात यह है कि जो कंट्री आईबीआरडी के मेंबर हैं वही कंट्री आईएफसी के भी मेंबर हो सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आईबीआरडी में कोई मेंबर नहीं है और आईएफसी में बन गया, ऐसा नहीं है। और इसका जो आईएफसी का जो प्रेसिडेंट है और जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है वो सेम आईबीआरडी जैसा ही है, मतलब कि जो इंस्टीट्यूशन में जो में रहते हैं स्ट्रक्चर जो है वो आईबीआरडी, जो प्रेसिडेंट है वो भी दोनों का सेम ही है। इसके बाद हम लोग अगर नेक्स्ट उसमें आते हैं तो हम लोग फोर्थ और उसमें देखते हैं वो है आपका एमआईजीए। एमआईजीए मतलब
मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये 1988 में आया था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन डीसी ही है, वॉशिंगटन डीसी। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, देखिए MIGA है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मतलब ये इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करता होगा। तो वर्ल्ड बैंक, जैसे आप लोगों ने कंट्रीज में देखे होंगे कि बैंक रहता है और उसका मतलब इन्वेस्टमेंट जो होता है इन्वेस्टमेंट के लिए, इंश्योरेंस के लिए, एक्चुअली इंश्योरेंस के लिए एक संस्था होती है, जैसे हमारे यहाँ LIC वगैरह इंश्योरेंस के लिए है। तो वर्ल्ड बैंक की भी एक इंश्योरेंस विंग है और वो इंश्योरेंस विंग ये है MIGA। तो ये एक्चुअली क्या करता है, जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, तो इंश्योरेंस कैसे करेगा, किसको प्रोवाइड करेगा, ये बेसिकली इन्वेस्टर्स, जो कंट्री होते हैं, जो या कोई इंडिविजुअल है जो इन्वेस्ट करता है और उसको अगर नॉन कमर्शियल रिस्क में अगर उसको लॉसेस हो जाती हैं तो उसके लिए वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। इसका भी जो प्रेसिडेंट है वो वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट है वही सेम प्रेसिडेंट आपका MIGA का भी प्रेसिडेंट होगा। इसके बाद अगर हम लोग आगे देखें तो आगे लास्ट हम लोग वर्ल्ड बैंक ग्रुप के तरफ आते हैं और हम देखते हैं इंटरनेशनल सेंटर, जो हम लोग ICSID देखे वो हम लोग देखते हैं, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डिस्प्यूट्स। ये एक्चुअली एक सेंटर है जो सेटलमेंट के लिए काम करती है और ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, जो भी इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट होगा उसके सेटलमेंट के लिए काम करती है। 1966 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और ये वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर मौजूद है। तो आप देख सकते हैं वॉशिंगटन डीसी में पूरे वर्ल्ड बैंक के सारे पांचों इंस्टीट्यूशन का हेडक्वार्टर है। अगर आप देखें तो प्रेसिडेंट भी सबके सेम है और इसका क्या रहता है, ये एक्चुअली एक मीडिएटर की तरह काम करते हैं। जैसे अभी देखिए ये इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट को सेटल करने की कोशिश करना है तो कोई मध्यस्थता तो करेगा ना, तो ये मध्यस्थता का काम करता है, मीडिएटर का काम करता है। मतलब ये एक फैसिलिटी ये खुद नहीं करते, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आपको कोई एक कॉन्साइलेशन मिल जाए, मतलब कि एक मीडिएटर मिल जाए जो आपके इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट को हैंडल कर पाए। मतलब अगर वो कंट्रीज के बीच में है या किसी इंडिविजुअल और कंट्रीज के बीच में है तो उसके लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। हाँ, तो अभी अब हम लोगों को कुछ और टॉपिक देखने हैं, वो हम लोग देख लेते हैं क्योंकि फिर नेक्स्ट लेक्चर में क्या डील करना है इसी में खत्म कर देते हैं। वो है आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की अगर हम लोग बात करें, देखिए स्पेशलाइज एजेंसीज में हम लोगों ने वर्ल्ड बैंक ग्रुप देखा और अभी हम लोग सेकेंड जो ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक्चुअली में जैसे मैंने आपको बताया 1944 में ब्रेटन वुड्स जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें दो निकल के आए थे कि एक IBRD होना चाहिए और एक IMF होना चाहिए। तो ये उसी की देन है, 1944 में एस्टेब्लिश हुआ था ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में और इसमें टोटल 189 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। इसका जो मेन एम है IMF का वो यही है कि जो ग्लोबल लेवल पे मॉनेटरी कॉर्पोरेशन होना है, ग्लोबल लेवल पे अगर मॉनेटरी जो पैसे से रिलेटेड कॉर्पोरेशन होना है वो अच्छे से हो पाए, मतलब उसमें विकास हो पाए, फॉस्टर हो पाए, ये इसका मेन एम रहता है। इसका एम ये भी है कि फाइनेंशियल जो आपका स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी किसी भी कंट्रीज के लिए हो वो सिक्योर्ड हो पाए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। इंटरनेशनल ट्रेड को ये फैसिलिटेट करता है, मतलब बढ़ावा देता है, इंटरनेशनल ट्रेड होना चाहिए तभी तो लोगों के बीच में आदान प्रदान होगा पैसों का वगैरह। हाई एम्प्लॉयमेंट को ये प्रमोट करता है कि एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था होनी चाहिए। इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो कैसा होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए। जो पॉवर्टी है वो रिड्यूस होना चाहिए। तो ये सब मेन इसके एम मौजूद है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो आपको मैं ये बता देता हूं कि इस जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है इसमें जो पैसा होता है वो नॉर्मल, मतलब ये उसमें इसका जो करेंसी होता है वो ऐसा नहीं होता कि डॉलर में चल रहा है, येन में चल रहा है। इसका जो कैपिटल रिसोर्स होता है, जो इसका कैपिटल रिसोर्स है उसको बोलते हैं SDR, इसको बोलते हैं स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स।
स्पेशल ड्राइंग राइट्स, स्पेशल एसडीआर के नाम से इसकी करेंसी चलती है आईएमएफ की। और जो इसके मेंबर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 189 मेंबर कंट्रीज हैं इसमें, तो जो मेंबर होते हैं वो अपने कोटा सिस्टम के द्वारा रिप्रेजेंट होते हैं, मतलब जिस कंट्री का जैसा कोटा वैसा उसका औजा वहां पे। तो और ये कोटा कैसे डिसाइड होता है, उनका जो रिलेटिव साइज है ग्लोबल इकोनॉमी में, जैसे पूरा इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी की अपन बात करें तो उसमें उन लोगों का एक कंट्री का दूसरे से रिलेटिव साइज होता है कि मेरा जो है वो इससे अच्छा है वगैरह, तो उस हिसाब से कोटा डिसाइड होता है। इस हिसाब से अगर देखें तो आईएमएफ में जो फर्स्ट कंट्री जो सबसे बड़ा कोटा जिसका है वो यूएसए का है, सेकेंड अगर हम लोग बात करें तो जापान का है, और थर्ड हम लोग बात करें तो चाइना का है। और हमारा जो इंडिया का पोजीशन है वो है 8th पोजीशन पे इंडिया मौजूद है। उसके उसके बाद अब हम लोग आईएमएफ के बाद हम लोग कुछ और ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं। वो 2 ऑर्गेनाइजेशन बस हम लोग और देखेंगे, वो ये है कि जो यूनाइटेड नेशन के रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब यूनाइटेड नेशन से डायरेक्ट इनका स्पेशलाइजेशन नहीं है, लेकिन यूनाइटेड नेशन से कहीं ना कहीं ये रिलेटेड है। यूनाइटेड नेशन रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग अब बात करने आ रहे हैं। तो उसमें हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक देख रहे हैं वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको मैं ये बता देता हूं कि ये स्टैब्लिश हुआ था 1 जनवरी 1995 में। इसके पहले वर्ल्ड ट्रेड मतलब ट्रेड तो चल ही रहा था, मतलब आधे दशक से ट्रेड चल रहा है, लेकिन वो चलता था GATT के नाम से, जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड के नाम से ये चलता था। फिर GATT 1994 तक चला था, जो लास्ट में इसका क्या उरुग्वे राउंड हुआ था। तो उरुग्वे राउंड लगभग 1986 से 94 के करीब हुआ था, और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए, और 1 जनवरी 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। इसका जो हेड क्वार्टर है वो जिनेवा है, जिनेवा जो स्विट्जरलैंड में है। ओके, तो एक्चुअली ये इसको चेंज क्यों किया गया था, क्योंकि जो गैट है, जो जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड है, वो पहले सिर्फ गुड्स की बात किया करता था, मतलब जो अगर ट्रेड करना है तो गुड्स के ऊपर ही उन लोग का डील रहता था। लेकिन जब से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आया है तो ये गुड्स के अलावा सर्विसेज के बारे में भी बात करता है, सर्विसेज के बारे में, इवन इन्वेंशंस के बारे में बात करता है जो ट्रेड हो सकते हैं, ट्रेडेड इन्वेंशंस के बारे में बात होता है, क्रिएशंस एंड डिजाइन्स के बारे में बात होती है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आता है उसके बारे में भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डील करता है। इसका मेन एम ये है कि जो वर्ल्ड का जो ट्रेड है उसको लिबरलाइजेशन करना, मतलब लिबरल करना, ये उसका मेन, इस पूरी संस्था का मेन एम है। अगर आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 3 ऑर्गन्स हैं, जो उसके ऑर्गन है वो 3 ऑर्गन है। एक है उसका जनरल काउंसिल, एक उसका है मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस, और एक है उसका डायरेक्टर जनरल DG। ये जो मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस है ये अल्टीमेट डिसीजन टेकिंग बॉडी है, ये पूरा डिसीजन मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस लेती है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में टोटल अभी 164 मेंबर मौजूद हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, वो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है आपका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसको IAEA कहा जाता है, IAEA। ओके, IAEA ये क्या काम करता है, ये एक्चुअली इसको अगर हम लोग एक लाइन में बोले कि ये संस्था क्या है, तो ये वर्ल्ड सेंटर ऑफ कॉपरेशन है, वर्ल्ड सेंटर ऑफ कॉपरेशन इन न्यूक्लियर फील्ड। न्यूक्लियर फील्ड में जो वर्ल्ड का कॉपरेशन होना चाहिए उसका एक सेंटर है ये, ठीक है। तो एक्चुअली ये पहले एक और दूसरे संस्था के नाम पे काम करती थी, उस संस्था को बोला जाता था एटम फॉर पीस, एटम्स फॉर पीस, और ये स्टैब्लिश हुआ था 1957 में, और उसके बाद फिर बाद में इसका नाम चेंज करके इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कर दिया गया। इसका जो मेन काम है इस संस्था का वो ये है कि ये प्रमोट करता है सेफ, सिक्योर एंड पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, मतलब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितना भी चीजें हैं वो सेफ रहे, सिक्योर रहे और पीसफुल काम के लिए यूज हो सके। अगर आप ये जो एजेंसी का आइडिया देखें कि इस एजेंसी को बनाने के पीछे किनका आइडिया था, तो यूएस के एक प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था
एजन हावर जो प्रेसिडेंट थे यूएस के, उन्होंने ये इस एजेंसी को बनाने का आइडिया दिया था, वो भी 1953 में। मतलब 1953 में जो जनरल असेंबली हुई थी यूनाइटेड नेशन की, उसमें उन्होंने ये एक आइडिया दिया था कि ऐसा कुछ संस्था बनानी चाहिए, और 1957 में ये बनके तैयार हो गया। इस पूरे जो इस एजेंसी है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसका 3 पिलर है। उस 3 पिलर की अगर हम लोग बात करें तो एक है कि न्यूक्लियर वेरिफिकेशन एंड सिक्योरिटी, ये न्यूक्लियर वेरिफिकेशन एंड सिक्योरिटी पे काम करता है। उसके बाद इसका दूसरा जो पिलर है वो सेफ्टी पे काम करता है, और जो तीसरा है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी अगर एक जगह है तो उसको ट्रांसफर किया जाए अगर वो पीस के लिए यूजफुल हो सके। इसका अगर आप हेडक्वार्टर देखेंगे तो इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया में है, मौजूद है ऑस्ट्रिया में, वियना जो है, वियना वहां पे मौजूद है। और इसमें कुछ रिसर्च सेंटर्स भी हैं, साइंटिफिक लैब्स भी बने हुए हैं। और अगर मैं बताऊं कि IAEA जो एक रिपोर्ट जारी करता है, वो रिपोर्ट वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में को सौंपता है, और अगर कुछ बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट कोई ऐसा कुछ है तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी ये रिपोर्ट जाता है। IAEA की अगर मैं आपको बात बताऊं तो ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये यूनाइटेड नेशन से लगा हुआ है, ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि बिल्कुल भी एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है यूनाइटेड नेशन का, ध्यान रखिएगा इसको। और अगर मैं इसके ऑर्गन के बारे में बताऊं कि इसके कौन से ऑर्गन है, तो इसके भी 3 ऑर्गन है। एक है जनरल कॉन्फ्रेंस, इसका जो जनरल कॉन्फ्रेंस होता है वो, एक होता है इसका BOG, और तीसरा होता है इसका सेक्रेटेरिएट। तो BOG में ना टोटल 35 मेंबर होते हैं, जिसमें से 22 इलेक्ट होते हैं, और जो इसके बच जाते हैं 13 वो नॉमिनेट हो जाते हैं, नॉमिनेट। और ये जो सेक्रेटेरिएट होता है वो हेड होता है डायरेक्टर जनरल में, जो भी डायरेक्टर जनरल बनता है वो उसको हेड करता है। ओके, तो इतना पूरा मैं आपको यूनाइटेड नेशन के बारे में बताया। अब लास्ट सेगमेंट में आते हैं, जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडिया यूनाइटेड नेशन के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, बड़े बड़े जो डिस्टिंग्विश पद हैं उसके लिए। तो मैं आपको सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूं कि 14 दिसंबर 1960 में कि अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो 14 दिसंबर 1960 में इंडिया ही इनिशिएटिव लिया था कि यूनाइटेड नेशन एक रेजोल्यूशन पास करे। वो ये रेजोल्यूशन था कि द डिक्लेरेशन ऑन द ग्रांटिंग ऑफ इंडिपेंडेंस टू कॉलोनियल कंट्रीज, जो कंट्रीज कॉलोनी में हैं, मतलब जो अभी भी ब्रिटिश या किसी भी फॉरेन कंट्रीज के रूल में है, उनको इंडिपेंडेंस ग्रांट करने का एक डिक्लेरेशन हो। तो ये इंडिया का इनिशिएटिव था और यूनाइटेड नेशन ने इस रेजोल्यूशन को पास किया था। ये एक आप सबसे बड़ा एक पॉइंट आप देख सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि इंडिया सबसे पहला कंट्री था जो कंप्लीट बैन की तरफ गया था न्यूक्लियर टेस्टिंग में। मतलब 1954 की अगर हम लोग बात करें तो 1954 में इंडिया बोला था कि कंप्लीट बैन होना चाहिए न्यूक्लियर टेस्टिंग में। आप सबसे पहले मैं आपको ये फोटो की तरफ ले जाना चाहता हूं। ये है, आप देख सकते हैं कि जब मैंने आपको यूनाइटेड नेशन की सबसे स्टार्टिंग में बात बताई थी तो आपको बताया था कि 50 कंट्रीज एक चार्टर को साइन किए थे, जो उसका मेन चार्टर है उसको साइन किए थे, उसमें इंडिया भी थे। तो इंडिया को जो रिप्रेजेंट किए थे वो थे रामास्वामी मुदलियार, जो मतलब मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन आप इसका स्पेलिंग आपको बता देता हूं, रामास्वामी मुदलियार करके है। ये इंडियन टीम को रिप्रेजेंट किए थे वहां पे, और ये देखिए यहाँ पे ये साइन कर रहे हैं चार्टर को। उसके बाद मैं आपको दूसरा नाम आपको मैं बताना चाहता हूं, वो ये है, आप इन लेडी को देखिए, ये है विजय लक्ष्मी पंडित। ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं उनकी सिस्टर हुआ करती थी, विजय लक्ष्मी पंडित। और ये आपको मैं बता देता हूं, ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जो मैंने आपको सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन बताया था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की एक प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। मतलब एक बार ये प्रेसिडेंट थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। उसके बाद में अगर आपको मैं बात बताता हूं, वो आपको नागेंद्र सिंह जी के बारे में बताता हूं, जो आप यहाँ देख सकते हैं। नागेंद्र सिंह की आप बात कर लीजिए, BN राव की बात कर लीजिए, RS पाठक, दलवीर भंडारी जी की बात कर लीजिए। ये क्या है, ये ICJ मैंने आपको जो पढ़ाया था, ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसमें ये जज
रह चुके हैं, जो 9 साल के लिए जज बनाया जाता है वो रह चुके हैं। और इवन जो नागेंद्र सिंह जी हैं वो तो आईसीजे के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ओके, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। वो नेक्स्ट आपको मैं दिखाता हूं, ये है मौलाना अबुल कलाम आजाद। और इवन एस राधा कृष्णन जी भी हैं, जो यूनेस्को, जो मैंने आपको बताया था यूनेस्को, उसके चेयरपर्सन रह चुके हैं ये। उसके बाद अगर हम लोग आए तो यहाँ पे आपको मैं बी आर सेन जी की फोटो दिखाता हूँ। बी आर सेन जी जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है FAO, उसके ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इसके बाद मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ, ये है डॉक्टर HJ भाभा। डॉक्टर HJ भाभा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर आप लोगों ने सुना होगा। ये एटम फॉर पीस कमीशन जो IAEA बाद में बन गया, ये इसके चेयरपर्सन रह चुके हैं। और लास्ट में आपको मैं बताता हूं, यहाँ पे राजकुमारी अमृत कौर है, जो प्रिंसेस अमृत कौर कहा जाता है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन रह चुकी हैं। तो आपको मैंने कुछ लोगों के बारे में बताया जो यूनाइटेड नेशन के बड़े बड़े पदों में रह चुके हैं। और ऑलमोस्ट आपको यूनाइटेड नेशन के ऑलमोस्ट इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, IMF, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, UNCTAD, UNFPA, यूनेप और UNDP, यूनिसेफ और भी बहुत सारे मतलब ये सारे चीजों के बारे में आप लोगों को कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया है। आई होप कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे ज्यादा ना आता हो। और इंटरनेशनल रिलेशन में हम लोग यूनाइटेड नेशन के बारे में ये 2 लेक्चर, इसके पहले का लेक्चर और ये वाला लेक्चर, इसमें पूरा यूनाइटेड नेशन ऑलमोस्ट मैं कंप्लीट कर दिया हूँ। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही काफी है। फिर मिलेंगे हम लोग कोई और टॉपिक के साथ, जो आपको लगे आप सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इस लेक्चर के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच।